हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका स्वागत है हमारे एनिमे एक्सप्लेन चैनल एनिमे हिट लिस्ट में। बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं डेथ नोट सीज़न 1 एपिसोड 2 को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें लाइट की क्लासरूम से होती है। लाइट के टीचर लाइट को अपनी बुक में लिखी कुछ लाइन्स का ट्रांसलेशन करने को कहते हैं, जिसे लाइट बड़ी बखूबी से कर देता है क्योंकि वो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बॉय होता है। क्लास ख़त्म होते ही रियुक और लाइट दोनों क्लास के बाहर आ जाते हैं। बाहर रियुक लाइट से बातें करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर लाइट रियुक को लगातार ही इग्नोर करता है क्योंकि कोड ऑफ डेथ यानी कि शिनगामी को सिर्फ लाइट ही देख और सुन सकता था और ऐसा पागल वाला बनने वाला भी नहीं था। तो ये सब बातें चल ही रही होती, वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लाइट बिना टाइम वेस्ट करे सीधा डेथ नोट में सबके नाम लिखना शुरू कर देता है। रियुक के पूछने पे लाइट बताता है कि अब उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। अब उसे अपने स्कूल और ट्यूशन की पढ़ाई के साथ साथ डेथ नोट में नाम भी लिखने पड़ते हैं। उसका शेड्यूल बहुत टाइट हो चुका होता है। लाइट रियुक को यह सब बता ही रहा होता है, तब भी लाइट की छोटी बहन सायुक डोर पे नॉक करती है। लाइट जाके डोर ओपन करता है। सायू को कुछ मैक्स के प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो अपने भाई लाइट यागामी से मदद मांगने आई होती है। जैसे ही सायू अंदर आती है, शिनेगामी रियुक लाइट को बताता है कि डेथ नोट का ख्याल रखना, क्योंकि अगर इसे किसी ने भी छू लिया तो वो भी शिनेगामी यानी रियुक को देख पाएगा। लाइट सोचता है इस बेवकूफ़ को मुझे ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें IPCO यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जापान के पुलिस चीफ सोचिरो यागामी भी आए होते हैं। इनका ध्यान रखना, ये भी एक मेन कैरेक्टर हैं। यहाँ पे सारे पुलिस वाले लगातार हो रही मुजरिमों की डेथ्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर तक ये लोग आपस में बकवास करते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हम इन्हें दुनिया के सबसे काबिल जासूस, सबसे इंटेलिजेंट जासूस एल की मदद लेनी चाहिए। एल एल एक दुनिया का लौता ऐसा जासूस है जिसने दुनिया भर के सबसे कठिन केसेस को भी सुलझाया हुआ था। एल को आज तक किसी ने देखा नहीं था और उसका नाम भी कोई नहीं जानता था, इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अब एल से बात कैसे करी जाए। और एल सिर्फ उन्हीं केसेस में हाथ डालता था जो उसे खुद को पसंद आया करते थे। तभी वातारी की एंट्री होती है। वातारी एक लौता ऐसा आदमी था जो एल से बात करवा सकता था इन लोगों की, और वो ऐसा ही करता है। वो कहता है कि एल को इस केस में ऑलरेडी दिलचस्पी है और एल इन सब से बात करना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइट यागामी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक एक्सप्लोजिव बना रहा होता है। अब इस एक्सप्लोजिव का क्या काम होता है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। वापस हम ICPO का सीन देखते हैं, जहाँ पर एल बताता है कि ये जो हत्याएं हो रही है ये एक सामूहिक हत्याकांड है, ये कोई हादसे नहीं हैं। और वो जापान की पुलिस को खास तौर पर आगाह करती है, क्योंकि एल को शक था कि जो कीरा है वो जापान से रिलेट करता है, इसलिए वो जापान को अपना इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर बनाने का फैसला लेता है। वहीं हमें अगला सीन लाइट के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे लाइट अपने डेस्क के ड्रॉअर में डेथ नोट को छुपा रहा होता है। रियुक कहता है कि ये तो बहुत आसान जगह है, यहाँ पे तो कोई भी इसे ढूंढ लेगा, पर लाइट बताता है यही तो ट्विस्ट है। उसने उस डेस्क में एक नकली डायरी रखी होती है। वो कहता है इस डायरी को ढूंढने के बाद कोई आगे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा। फिर लाइट अपने डेस्क पे रखे एक बॉल पॉइंट पेन को निकालता है और उसकी रिफ़िल के इस्तेमाल से डेस्क के ड्रॉअर में बने एक छोटे से छेद में उस रिफ़िल को डालता है और वहाँ से हमारे सामने डेथ नोट दिखाई देना शुरू होती है। वो बताता है कि उसने उन केमिकल्स का इस्तेमाल करके एक एक्सप्लोजिव बनाया है। वो एक्सप्लोजिव्स एक सर्किट से जुड़ा हुआ होता है, जो सर्किट इनकम्प्लीट होता है तब भी जब वो ड्रॉवर बंद होता है और तब भी जब लाइट उसमें रिफ़िल डालता है। वह सर्किट इनकम्प्लीट होने के कारण वो एक्सप्लोजिव फटता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो एक्सप्लोजिव फट जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा।
इसलिए वो डेथ नोट के लिए वो सेफेस्ट जगह थी। वहाँ पे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था, और अगर ढूंढने की कोशिश करता ज़बरदस्ती की तो डेथ नोट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती और लाइट को पकड़ने के लिए कोई सबूत ही नहीं बचता। लोग लगातार हो रही मौतों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। वही मीडिया बस इसे एक इत्तेफाक बता रही होती है। लोगों ने अपने इस मसीहा का नाम कीरा रखा था। कीरा का हिंदी मतलब होता है हत्यारा यानी किलर। वो लोग जिन्होंने छोटा सा भी गुनाह करा हुआ था वो कीरा से डरे हुए थे, और वो लोग जो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, वो कीरा के सपोर्ट में थे। लाइट रियुक को इंसान के नेचर के बारे में बताता है कि कैसे हर एक इंसान बस अपना दूसरों के सामने एक अच्छा पॉइंट, अपना एक अच्छा व्यू रखना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसके बारे में बस अच्छा सोचें, पर हकीकत तो हमेशा यही नहीं हो सकती। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी न्यूज़ चैनल पे एक पॉडकास्ट चलाया जाता है जो कि IPCO द्वारा चलाया जाता है। वो एक साथ पूरी दुनिया में चला है और हम सबके सामने लिंड एल टेलर को दिखाया जाता है जो खुद को एल बता रहा होता है। अब क्योंकि एल का असली चेहरा ना किसी ने देखा था, ना उसका असली नाम कोई जानता था, तो लोग इस पे विश्वास कर लेते हैं। वो इन मौतों का जिम्मेदार कीरा को बताते हुए कहता है कि वो कीरा को ढूंढेगा और जेल के सलाखों में डाल देगा। लाइट को इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, पर तभी एल लाइट को एक मुजरिम बताता है। जैसे सुन के लाइट को बहुत बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और बिना सोचे समझे अपनी डेथ नोट में लिंड एल टेलर का नाम लिख देता है, जिससे 40 सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी में प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब टीवी स्क्रीन पर एक बड़ा सा एल लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि तुम्हारे तो लग गए। इसका मतलब था कि एल अभी तक जिंदा है, हमारा मेन कैरेक्टर मरा नहीं है। एल जिंदा था और वो हैरान था कि कीरा कैसे किसी को बिना हाथ लगाए मार सकता है। वो उसकी काबिलियत देख के हैरान था। एल बताता है कि जिसने अभी उसे मारा है वो उसके बाकी शिकारों की तरह बस एक आम मुजरिम था, जिसे बड़ी ही खुफिया तरीके से अरेस्ट किया गया था। इसकी जानकारी ना तो टीवी पे दिखाई गई थी, ना इंटरनेट पे अवेलेबल थी। अब एल सबके सामने कीरा को चैलेंज करता है कि वो उसे मार कर दिखाए, पर लाइट ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत आम बात है। लाइट को किसी को मारने के लिए उसका चेहरा और नाम पता होना चाहिए। अब ना तो एल को किसी ने देखा था, ना उसका असली नाम कोई जानता था, तो ये तो नामुमकिन बात थी। हमारा एल जानकर हैरान होता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे कीरा नहीं मार सकता। इसके बदले में वो भी एक कीरा को इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो पॉडकास्ट है वो पूरी दुनिया में नहीं दिखाया जा रहा है, वो बस जापान के कांटो शहर में दिखाया जा रहा है। उसका प्लान था कि ये पॉडकास्ट को धीरे धीरे करके दुनिया भर के शहरों में दिखाया जाएगा, पर उसकी अब लगता है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बताता है कि उसने जापान को पहला शहर इसलिए चुना क्योंकि जो सबसे पहला मुजरिम हार्ट अटैक से मरा था वो जापान का था। वो एक छोटा मुजरिम था जिसके ऊपर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एल, जो कि दुनिया का सबसे समझदार और इंटेलिजेंट जासूस है, उसने उस पर ध्यान दे दिया था, और उसने कांटो शहर को इसलिए चुना क्योंकि कांटो शहर जापान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। अब वो लाइट को यानी कीरा को चैलेंज करता है सबके सामने, और वो कहता है कि वो कीरा को पकड़ के जेल में डाल देगा, और उससे तब वो ये जानकारी लेगा कि कैसे वो किसी को बिना हाथ लगाए, बिना कांटेक्ट में आए, बिना वहाँ पहुँचे उनकी हत्या कर देता है। और लाइट यानी कीरा इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। मतलब अब इन दोनों को एक दूसरे को ढूंढना था, बिना किसी चेहरे और बिना किसी नाम के। रियुक को ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा होता है, आखिरकार वो आया ही इसलिए यहाँ पे था, शिनगामी वर्ल्ड से। ये सब देख के उसे बहुत खुशी हो रही थी। और इसी तरह से हमारा एपिसोड 2 एक सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट्स लाते रहेंगे। एपिसोड 3 के लिए वेट कीजिएगा, जल्दी आएगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।